गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है परमाणु भार, औसत परमाणु भार और अणुभार और सूत्र भार। तो देखो ये जो टॉपिक है इसका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन अपने एक पहले चैप्टर में पहले एक लेक्चर था उसमें अपनों ने कर लिया था। जब अपने केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन स्टडी किया था तब इसको डिस्कस किया था। बट अब अपने इसको थोड़ा अपने फर्स्ट चैप्टर में अपने इससे रिलेटेड क्या बातें पढ़नी है, अब अपने स्टार्ट करते हैं परमाणु भार। परमाणु भार, देखो परमाणु भार क्या होता है। एक परमाणु का जो भार होता है वो परमाणु भार होता है, पर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इसमें अपनों ने देखा था कि किसी तत्व का एक परमाणु का भार, अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो किसी तत्व के एक परमाणु का भार, किसी तत्व के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु से, कार्बन 12 के एक परमाणु से कितने गुना भारी होता है। जितने गुना भारी होता है, जितने गुना भारी होता है वह परमाणु भार कहलाता है, वह परमाणु भार कहलाता है। अगर अपने इसका फॉर्मूला देखें, किसी एक परमाणु का भार निकालना हो तो अपने क्या करेंगे, एक परमाणु का भार, अगर फॉर्मूला लिखें तो अपने क्या लिखेंगे, एक परमाणु का भार लिखते हैं अपने किसी तत्व के एक परमाणु का भार अपॉन किसी तत्व के एक परमाणु का भार बटा में किसका कंपैरिजन कर रहे हैं अपने, एक परमाणु के भार का किसके साथ कंपैरिजन करने हैं अपने, एक परमाणु के भार का अपने कंपैरिजन कर रहे हैं और वो होता है कार्बन, देखो लिख रहे हैं अपने कार्बन 12 के 1/12वें भाग का भार। ठीक है, तो कार्बन 12 क्या है ये अभी मैं आगे थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूं इसको। अब देखो यहाँ किसी एक तत्व के परमाणु का भार है और कार्बन 12 के 1/12वें भाग का भार है। तो अगर मैं भार को आप ये मानो कि ग्राम में लेता हूं, किस में लेता हूं, ये भी भार है और ये भी क्या है भार, तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये जो परमाणु भार है ये सामान्यतः, एक शब्द यूज कर रहा हूं सामान्यतः मात्रक रहित होता है, मात्रक रहित होता है, क्योंकि ऊपर भी भार आएगा नीचे भी भार आएगा। जब दो एक जैसी वैल्यू या दो एक जैसे मात्रक ऊपर और नीचे आ जाते हैं तब अपने उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, काट देते हैं उसको। तो देखो, परंतु इसका अपने जब परमाणु भार वाला टॉपिक स्टडी किया था या डिस्कस किया था तब अपने देखा था कि इसकी यूनिट होती है 1 AMU। क्या होती है, 1 AMU। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। बट आजकल अपने AMU की जगह सिर्फ U भी यूज कर सकते हैं। क्या भी यूज कर सकते हैं, U होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास, हिंदी में बोलते हैं अपने एकीकृत द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, एकीकृत द्रव्यमान। अब जो लास्ट लेक्चर था जिसमें अपनों ने परमाणु भार डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था एक AMU की वैल्यू बताई थी 1.66 × 10⁻24 ग्राम, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये एक AMU की वैल्यू बताई थी उस दिन। अब मैं आज ये बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे आई। ठीक है, अब आज अपने ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक AMU बराबर 1.66 ये कहाँ से आया। तो देखो, जब स्टार्टिंग में
सबसे हल्का तत्व था हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बेस पर परमाणु भार कैलकुलेट करना चाहते थे वैज्ञानिक। सबसे पहले किसको आधार माना था? हाइड्रोजन को आधार माना था। किसको आधार माना था? हाइड्रोजन को। परंतु फिर बाद में क्या किया गया कि कार्बन 12 को आधार माना गया। किसको आधार माना गया? कार्बन 12 को। तो देखो ये वैल्यू याद रखना। अगर मैं कार्बन 12 की बात करता हूं, मतलब कार्बन 12 क्या है? कार्बन का ही एक परमाणु है। तो देखो इसके मैं अगर परमाणु की बात करूं, पहले बात करता हूं कार्बन में इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6। और इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अगर मैं आपको परमाणु बना के दिखाऊं, ये एक परमाणु है, ये नाभिक है, ये कक्षाएं हैं। क्या है? कक्षाएं बोल सकते हो। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं, ये आपको पता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का भार 0 माना जाता है। कितना माना जाता है? इलेक्ट्रॉन का भार 0। और एक प्रोटॉन का भार माना जाता है 1, और एक न्यूट्रॉन का भार जो माना जाता है वो ये होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार इक्वल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार क्या होता है? इक्वल, मतलब बराबर होता है, या ऐसे मान सकते हैं अपने लगभग बराबर होता है। क्या होता है? लगभग बराबर। तो इसका भी भार कितना होगा? 1। अब मैं बात करता हूं कि ये देखो, एक कार्बन के परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं कार्बन परमाणु का भार निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा? कार्बन परमाणु का अगर मैं भार निकालना चाहूं वो आएगा, देखो, कार्बन परमाणु का भार मेरे को चाहिए, ये वैल्यू मैं हटा रहा हूं एक बार यहां से। तो देखो इसका भार आएगा 6 प्रोटॉन का भार प्लस 6 न्यूट्रॉन का भार। अब एक प्रोटॉन का भार कितना होता है? वो होता है, प्रोटॉन का भार होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 6 प्रोटॉनों का कितना हो जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और 6 न्यूट्रॉन का भी कितना हो जाएगा? 6 प्लस में करते हैं अपने, सॉरी, 6 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ऐसे आ जाएगा क्या? 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये अपने पास एक वैल्यू आ गई। अब अपने क्या करते हैं कि इस वैल्यू में कुछ ऐड करेंगे, और वो जो वैल्यू कितनी होगी वो होगी, देखो मैंने एक AMU का फॉर्मूला लिखा था। एक AMU बराबर क्या होता है? कार्बन 12 के कैसे लिखें अपने? कार्बन 12 के भार का 1/12वां भाग। तो कार्बन 12 का भार कितना है? इतना। इसको किससे गुणा करेंगे? 1/12 से। तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 12। तो इस 12 से ये 12 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब एक AMU की वैल्यू अपने पास यहाँ से ये आई, और ये कितनी है? ये तो सारा कैंसिल हो गया, और बचा क्या? सिर्फ 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये बचा। ठीक है, तो एक AMU इसकी वैल्यू यहाँ से ऐसे आती है। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं कि किसी भी परमाणु का जो भार है
वो कैसे निकालेंगे। किसी भी परमाणु के भार निकालने के लिए अपने को एक AMU की वैल्यू पता है। अगर मैं किसी भी एक एग्जैक्ट परमाणु का भार निकालना चाहूँ, मान लिया मैंने हाइड्रोजन का भार निकालना है। हाइड्रोजन के परमाणु का भार कितना होता है? 1 AMU होता है। ये आपको पता है कितना होता है? 1 AMU। अगर मैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आएगा 1 इंटू AMU की वैल्यू कितनी थी? अभी अपनों ने लिखा था 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24। ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार निकालना चाहूँ तो वो ऑक्सीजन जो होता है उसका भार कितना होता है? 16 AMU। तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। परंतु अपने इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखकर इसकी जगह क्या लिख देते हैं? AMU लिख देते हैं। या आजकल मैंने आपको बताया इसकी जगह आपने क्या लिख सकते हैं? 16U भी लिख सकते हैं। और U क्या होता है? U होता है एकीकृत द्रव्यमान या एकीकृत मास, या इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। ये हो गया। ये अपना परमाणु भार यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है। और आपको 1 से लेकर 20 तक तत्वों के परमाणु भार पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के परमाणु भार पता होने चाहिए। उसके बाद सभी के परमाणु भार याद नहीं करने अपने को, कुछ तत्वों के परमाणु भार याद करने। और वो क्या होगा, जैसे जैसे अपने टॉपिक के अंदर आते जाएंगे वैसे वैसे अपने उसको स्टडी करते जाएंगे। क्लियर। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं मैं, और वो है औसत परमाणु भार। वो क्या है? औसत परमाणु भार। ये अच्छे से समझ लो। औसत परमाणु भार क्या होता है? देखो, औसत परमाणु भार। अब देखो, इसके लिए मैं आपको कुछ बात बताता हूं, और वो ये है कि अपनी आवर्त सारणी में जो बहुत से तत्व है ना, वो क्या है कि एक रूप में नहीं मिलते, एक ही तत्वों के अनेक रूप मिलते हैं। अनेक रूप मिलते हैं मतलब वो अपने समस्थानिकों के रूप में मिलते हैं। किसके रूप में मिलते हैं? समस्थानिक के रूप में। और अपने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था कि समस्थानिक क्या होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो। पहले समस्थानिकों के लिए ही क्या होता है? औसत परमाणु भार ज्ञात किया जाता है। क्योंकि प्रकृति में कौन कौन से किस प्रकार के तत्व मिलते हैं। जैसे मैं अगर क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है? 17। और इसका परमाणु भार होता है 35। क्लोरीन का 17 परमाणु क्रमांक है और इसका परमाणु भार अपने को मिलता है 37। तो क्लोरीन अपने को यहाँ पर 2 रूपों में मिलता है। कितने रूप में मिलता है? 2 रूप में। अब इसकी अगर मैं अनुपात की बात करूं कि ये प्रकृति में किस अनुपात में मिलता है, तो देखो प्रकृति में मिलता है ये 3:1 में। किस अनुपात में मिलता है? 3:1 में मिलता है। तो यहाँ पर ये शब्द लिखा है औसत परमाणु भार। अब औसत का मतलब क्या है कि अपने को यहाँ पर 2 प्रकार के परमाणुओं का परमाणु भार और उसकी प्रकृति में मात्रा का औसत निकालना है। दोबारा से सुनो, 2 तत्व कौन से हैं? क्लोरीन। 2 तत्वों का परमाणु भार और उसके परमाणु भार और उसके अनुपात का औसत निकालना है। तो अपने क्या करेंगे? देखो, अपने पास तत्व है 1 और उसका परमाणु भार है 35। इस प्रकार जो भी हैं, मान लो ये जैसे ये तो मिलता है 75% और ये मिलता है 25%। ये कितना है? 25% और ये कितना है? 75% प्रकृति में अपने को मिलता है। तब अपने क्या करेंगे? दोनों तत्वों का औसत निकालेंगे मात्रा के साथ। तो देखो 35 इंटू कितने, इसका अनुपात कितना है? 3 प्लस
37 इंटू अनुपात कितना है 1। और टोटल अगर मैं ये बात करूं, यहीं पे बात करता हूं, तो यहाँ पर टोटल तत्व कितने हैं 4। कितने तत्व मिले अपने को 4 प्रकार के तत्व। 4 प्रकार के नहीं, टोटल तत्वों की संख्या है 4। अब इसको कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 5 या 15, 3 या 9 और 1 10 प्लस 37 अपॉन में 4, और ये आ गया 142/4, 142/4 आ गया। ठीक है। अब अगर मैं इसका भाग देता हूं तो इसका आंसर आता है 3.5.5। तो देखो यहां पर क्या हुआ कि क्लोरीन का परमाणु भार मेरे को कितना मिला 35.5। कौन सा औसत परमाणु भार मिला मेरे को क्लोरीन का 35.5। तो ये होता है औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार किसके लिए निकाला जाता है, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए किसके लिए निकाला जाता है, समस्थानिकों के लिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप आवर्त सारणी आपके पास पड़ी है, आपने उसको पढ़ा है या उसमें कुछ तत्वों के परमाणु भार याद किए हैं, तो उसमें जो भी परमाणु भार लिखा हुआ है ना, जो भी परमाणु भार आपने आवर्त सारणी में लिखा हुआ है या आप उसको जो याद कर रहे हो, तो वो हमेशा ही औसत होगा। मतलब अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें जितने तत्वों के परमाणु भार दिए गए हैं वो हमेशा ही किसके रूप में मिलेंगे, अपने को औसत परमाणु के रूप में मिलेंगे। ठीक है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट अणुभार की। अब देखो अणुभार, अगर शब्द आया अणुभार तो आपको पता होना चाहिए कि अणुभार क्या होता है, और अपने कुछ इसके लिए बातें कर भी चुके हैं पहले एक लेक्चर में, और अब अपने थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अपने बात करते हैं अणुभार। अणुभार क्या होता है? अणुभार की अगर अपने परिभाषा की बात करते हैं तो किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के भारों का योग। क्या लिखूं मैं? किसी एक अणु में उपस्थित परमाणु के भारों का योग क्या कहलाता है? अणुभार कहलाता है। ठीक है। अब देखो, मान लिया अपने पास अणु है CH4, इसका या H2O या NH3। अगर मैं ऐसे अणुओं की अणुभार आपको कैलकुलेट करना बताऊं तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा? अपने इसमें से एक मैं करूंगा, बाकी आप लोग करोगे। मैं करता हूं CH4 का। ठीक है। बाकी H2O और NH3 और जितने भी आपके पास और एग्जाम्पल है उनका आप खुद ही कैलकुलेट करना सीखोगे। तो देखो CH4 का भार अगर मेरे को ज्ञात करना हो तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं? मैं इसके लिए लिखूंगा कार्बन परमाणु का भार प्लस में, अब कार्बन की संख्या कितनी यहां पर? 1, तो 1 परमाणु का भार लिख देंगे अपने, गुना इसको किसी से नहीं करना क्योंकि इसकी संख्या कितनी है? 1 ही है। प्लस में क्या लिखूंगा मैं? 4 हाइड्रोजन परमाणु का भार। तो देखो 1 कार्बन परमाणु का भार होता है 12। कितना होता है? 12। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 4 इंटू, यहां पर गुना भी लिख सकते हो आप, 4 इंटू हाइड्रोजन परमाणु का भार। 4 क्या है? इसकी संख्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हो या सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो। तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार होता है 1, और यहां पर कितना हो गया? 12 और 4 16। तो CH4 का जो भार आता है वो कितना आता है? 16 आता है। ठीक है। एक और बड़ा एग्जाम्पल की बात करता हूं अपने, वो काम में मिलूंगा मैं थोड़ी देर बाद। C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का।
किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का। अगर इसका भार मेरे को निकालना पड़े तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 6 इंटू कार्बन परमाणु का भार, 12 इंटू हाइड्रोजन परमाणु का भार, प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन परमाणु का भार। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 6 इंटू एक कार्बन परमाणु का भार कितना होता है? 12, और प्लस में 12 इंटू एक हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना होता है? 1, और प्लस में 6 इंटू एक ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। इसको कैलकुलेट करते हैं। 72 प्लस 12 प्लस ये आ गया 96, 16 छिकी 96। इसको अगर अपने कैलकुलेट करें तो ये आएगा 6, 8 और 2 10, 9, 10, 17 और 1 18। तो ग्लूकोज का परमाणु भार मेरे को कितना मिला? 180। तो अगर आपको ऐसे कोई भी कोई भी यौगिक या कोई भी अणु दिया जाए तो उसका भार निकालना हो अपने को, तो अपने क्या करेंगे कि उसका प्रत्येक तत्व का भार अपने को पता होना चाहिए, और उसमें जितनी संख्या होगी उससे अपने क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगा? किसी भी एक तत्व का किसी एक अणु का भार मिल जाएगा। देखो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं मैं, सूत्रभार। थोड़ा सा इस तरह ही है, परंतु थोड़ी सी उसमें अलग बात पढ़ेंगे अपने, निकालेंगे ऐसे ही जैसे अणुभार निकाला है वैसे ही सूत्रभार निकालेंगे, परंतु उसमें अब क्यों अलग अलग क्यों पढ़ते हैं वो चीज़ ध्यान होनी चाहिए आपको। देखो अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, इसके लिए अपने को नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं मैं, सूत्रभार। सूत्रभार, देखो सूत्रभार क्या होता है, इसके लिए आपने इसमें मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं एग्जाम्पल लिया मैंने NaCl का। किसका एग्जाम्पल लिया? NaCl का। NaCl जो है ना वो एक आयनिक यौगिक है। क्या है? आयनिक यौगिक है। और ऐसे यौगिकों का अणुभार निकालना हो तो अपने उसको अणुभार नहीं बोलेंगे, अपने क्या बोलेंगे? उसका सूत्रभार बोलेंगे। या अगर मैं ऐसे बोलूं कि ऐसे अणुओं का अगर अपने को भार ज्ञात करना हो तो अपने किससे ज्ञात करेंगे? सूत्रभार से ज्ञात करेंगे। अब देखो मैं NaCl की संरचना बना रहा हूं, एक NaCl की मैं संरचना बना रहा हूं, ठीक है? तो देखो वो संरचना होती है त्रिविमीय। कौन सी संरचना होती है? त्रिविमीय स्ट्रक्चर होती है। किसकी? NaCl जो आयनिक यौगिक है उसकी संरचना कौन सी होती है? त्रिविमीय। तो देखो अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। ये एक NaCl का कैसे कैसे बनेगा? देखो NaCl जो आयनिक यौगिक है, मतलब इसमें कौन कौन से आयन है? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है। यहां पर ऐसे परमाणु मिलेंगे आपको। अब ये क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, अभी बताता हूं मैं, थोड़ा सा वेट करो। देखो मान लिया ये Na परमाणु है, परमाणु नहीं Na आयन है। क्या है? Na आयन। तो ये आगे जिस भी आयन से जुड़ेगा वो Cl होगा। ये इधर से यहाँ से जुड़ रहा है मतलब ये Cl है, ये इधर से यहाँ से जुड़ रहा है मतलब ये Cl है, ये इधर यहाँ से जुड़ रहा है ये भी Cl है। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो एक Na कितने Cl में जुड़ा हुआ है? 3 प्रकार के Cl, ठीक है? किसी भी परमाणु की बात कर लो, कॉर्नर पर जो Na है वो Cl से जुड़ा, इधर भी Cl से जुड़ा, इधर भी Cl से जुड़ा। अब देखो इसकी बात करूं, ये भी क्या है? Na पॉजिटिव, ये इससे जुड़ा, ये Cl यहाँ पर और होता है, ये इससे जुड़ा, ये भी, ये Na, ये क्या कहाँ से जुड़ा? यहाँ से, ये भी Cl, ये यहाँ से जुड़ा, ये भी क्या? Cl। अगर आप सारे लिखो, ये जो Cl है देखो एक NaCl से जुड़ेगा, Cl आगे फिर Na से जुड़ेगा, Cl यहाँ से जुड़ा, ये क्या? Na, और
यहाँ पर भी होता है, यहाँ पे Cl, फिर वापस क्या Na। अब ये Na है तो देखो ये Cl होगा, ये Na इधर से Cl से जुड़ा, इधर से Cl से जुड़ा और इधर से भी किससे जुड़ा, Cl से जुड़ा। तो ये NaCl की एक आयनिक यौगिक होता है। और NaCl के एक, अब जो NaCl वो अणु के रूप में नहीं रहता, किसके रूप में नहीं रहता, वो अणु के रूप में नहीं रहता, तो वो किसके रूप में रहता है, एक आयन के रूप में रहता है। तो अगर मैं बात करता हूँ सूत्रभार की, तो देखो अब ये जो NaCl का एक परमाणु है, या परमाणु नहीं, NaCl का जो एक यौगिक है, उसमें अपने को पता नहीं है कि उसकी संख्या कितनी है, कितने Na हैं और कितने Cl हैं, उसकी संख्या अपने को पता नहीं है। तब अपने क्या करते हैं कि NaCl की अपने टोटल Na और टोटल Cl की संख्या काउंट नहीं करते। इसके लिए NaCl का मूलानुपाती सूत्र पता होना चाहिए अपने को। कौन सा सूत्र पता होना चाहिए, मूलानुपाती सूत्र। ये क्या होता है, इससे नहीं समझ में आएगा कि एग्जाम्पल और लेता हूँ फिर मूलानुपाती सूत्र पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र होता है Na और Cl। तो इसका अगर मैं बाहर निकालूं तो Na का बाहर कितना होता है 23 प्लस Cl का भी अपनों ने निकाला था 35.5, ये हो गया 58.5। तो ये NaCl का टोटल क्या आ गया, बाहर आ गया। NaCl का टोटल बाहर आ गया 58.5, उसे बोला जाता है सूत्रभार। अब देखो घटना तो ये घटती है कि भी जो आयनिक यौगिक होते हैं उसमें पॉजिटिव आयन कितने हैं और नेगेटिव आयन कितने हैं, उनकी अपने को संख्या पता नहीं होती। तब अपने क्या करते हैं कि उसका मूलानुपाती सूत्र लेते हैं और उससे अपने क्या निकाल देते हैं, सूत्रभार निकाल देते हैं। अब देखो सूत्रभार को थोड़ा सा और समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं जो आपने अभी पढ़ा था। आपने अभी नाम पढ़ा था एक ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। हालांकि ये आयनिक यौगिक नहीं है, परंतु मैं इस यौगिक से समझा रहा हूं, माना, यहां पे मैं लिख लेता हूं माना, ठीक है। तो इससे मैं समझा रहा हूं आपको मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं। अगर मैं इसका परमाणु भार निकालूं, अणु भार निकालूं, तो अणु भार मैंने इसको कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो आया था 180। अब ये क्यों निकाला था अपनों ने, इसका अणु भार क्यों निकाला, क्योंकि इसमें अपने को पता है कि 6 तो कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही क्या है, ऑक्सीजन। अगर अपने को संख्या पता होती है तब तो अपने क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला इसका जो टोटल फॉर्मूला होता है उसका भार निकाल लेते हैं। अब इसका अगर मैं मूलानुपाती सूत्र लिखता हूं वो कैसे आएगा, मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है, यहां पर अगर मैं लिखूं कि इसमें जो मूल है ना, मूलों का अनुपात, और मूलों का अनुपात मतलब ये जो है ना, इसमें आप ये मानो तत्वों का अनुपात, क्या लिख सकते हैं अपने, तत्वों का अनुपात। तो यहाँ पर कौन कौन से है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर मैं अनुपात निकालूं तो कार्बन की संख्या कितनी है 6, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 12, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 6। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 1:2:1। तो इसका मूलानुपाती अगर मैं सूत्र लिखूं, कौन सा सूत्र लिखूं, मूलानुपाती सूत्र लिखना चाहूं तो उसका फॉर्मूला ये आएगा CH2O। क्या आएगा, CH2O। तो देखो NaCl का तो Na और Cl वो एक एक अनुपात में थे, Na और Cl उनका अनुपात निकालें तो क्या थे, एक एक अनुपात में थे पहले से ही, ये तो एक एक अनुपात में थे, तो इसका अपने को अनुपात निकालना नहीं पड़ा, ठीक है। अगर अब इसका मूलानुपाती सूत्र ये हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, एक एग्जांपल होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसमें कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। अगर इसमें मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालता हूं तो कितना आएगा, देखो 2:4:2। तो ये भी यही आ जाएगा 1:2:1, ये आ गया। तो देखो ये भी तो यही है 1:2:1।
तो ग्लूकोज का और एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? दोनों का मूलानुपाती सूत्र ही ये होगा। ये भी तो किसका होगा? एसिटिक अम्ल का। और यही मूलानुपाती सूत्र किसका होगा? ग्लूकोज का। तो मूलानुपाती सूत्र पता चल गया। परंतु आपने अगर सूत्र बाहर पूछे तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये किसके लिए निकाला जाता है? आयनिक यौगिकों के लिए। किसके लिए निकाला जाता है? आयनिक यौगिकों के लिए। आज अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।